बस वन वे रैली एक्चुअली आरबीएल बैंक में। ये जो स्टॉक एक सेल ऑन रैली था, इससे एकदम चेंज होकर बाय ऑन डिप्स इस समय ये स्टॉक अब बन गया है। अब एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा लंबे समय की मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर तो मार्केट ने इस साल बेशक नया रिकॉर्ड हाई छुआ है, लेकिन इसकी चाल एक सीमित दायरे में रही है। निफ्टी और सेंसेक्स ने सिंगल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं। अगले साल बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है, कौन सी चुनौतियां और मौके होंगे, कमाई की थीम क्या होगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी मार्केट की बात करूं इससे पहले बनता है ये सवाल पूछना आपसे, क्योंकि आपने इसको लंबे समय से ट्रैक किया है। ये जो फ्राइडे को जो जीएमएम फॉडलर की डील हुई, जो प्रमोटर ने, जो फॉरेन प्रमोटर ने बेचा, हालांकि नो स्किन इन द गेम, हमें पता है कि अब ये पूरा का पूरा बिजनेस डोमेस्टिक प्रमोटर चला रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, तो ये काफी हद तक बता दिया था, राइट। डीबीएजी जो जर्मन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने बता दिया था 2 साल पहले, जब 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 एक्विजिशन हुआ था, जहां पे जीएमएम ने फॉडलर को खरीदा जर्मनी में, तब से हमको पता था कि डीबीएजी को एग्जिट करना है। वो प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसका फंड लाइफ खत्म होने को आ रहा है। वो हमको पता नहीं था डेट कब है जब फॉडलर निकलेगा, बट पता था कि डीबीएजी अपना पूरा स्टेक बेचेगा। करीबन 30% का स्टेक है, जहां तक हमको खबर आ रही है। 30 का 17% बिका फ्राइडे को, सो देयर स्टिल अ लिटिल बिट लेफ्ट जो बिक जाएगा। कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि स्टेक बिकेगा, ना ही हमको कुछ संकोच हुआ कि शेयर प्राइस नीचे आया। इनफैक्ट एज यू वुड एक्सपेक्ट, जैसे शेयर प्राइस नीचे आया, हमने और खरीदारी की चेष्टा की। आई हैवंट स्पोकन टू द ट्रेडर्स येट की फ्राइडे को कितना हम खरीद पाए, बट हमारे ट्रेडर लगे हुए थे काम पे, फ्राइडे को कोशिश कर रहे थे। जैसे उस स्टेक सेल में 17% बेचा फ्राइडे को, और डीबीएजी के बाद अभी भी और 16% बाकी है, जो मेरे ख्याल से अगले 1 साल में बेचेंगे। जैसे जैसे ही ये इस कंपनी में शेयर सस्ते में मिलते हैं, हम खरीदते रहते हैं। बिकॉज जैसे सबने देखा होगा, लास्ट 5 साल में जो मैनेजमेंट ने प्रदर्शन किया है, छोटे से इंडियन कंपनी को एक मल्टीनेशनल बना दिया है, जहाँ पे प्रॉफिट 40-50% से ग्रो कर रहा है। कमाल का स्टोरी है। और जहाँ पे भी मौके मिलते हैं ब्लॉक्स मिलने का, ब्लॉक्स की खोज पे रहते हैं, स्पेशली ब्लॉक्स एट अ डिस्काउंट टू शेयर प्राइस। तो कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं थी फ्राइडे को। एक्सपेक्टेड था, डेट का पता नहीं था कब डीबीएजी बेचेगा, बट ऑब्वियसली वी न्यू इट वुड हैपन एट सम स्टेज, हम तैयार थे। और हमने ट्रेड्स लगा के खरीदारी शुरू कर दी थी फ्राइडे को, जब जब डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे थे फ्राइडे को। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो हो गई जीएमएम फॉडलर की बात। सौरभ, अब मार्केट पर क्या व्यू है इस समय? एक मार्केट ने इस साल एक्चुअली काफ़ी बाइपोलर नेचर दिखाया है। मतलब निफ्टी ने कुछ नहीं किया ज़्यादा, लेकिन विद इन दैट बैंक्स ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई, आईटी ने एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट दिखाई। एटलीस्ट इस साल 2023 के लिए क्या आउटलुक है? So before I talk about the outlook, एक बात समझा देता हूँ क्लियरली। जेएमएम फॉडलर में थ्रू मार्सलस का पीएमएस मेरा निवेश है। हमारे 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है, और मेरे कई कोलीग्स के पेरेंट्स एंड फैमिलीज का भी निवेश है। सो दैट जो जो वॉच कर रहे हैं, आप क्लियर हो जाए कि इसमें हमारा भारी निवेश, खुद का पैसा लगा हुआ है जीएमएम फॉडलर में। और जिन स्टॉक का जिक्र करूंगा, उन सब में हमारा निवेश यूजुअली काफी भारी रहता है। जिस प्रकार से मैंने रीड किया 2022 की जो स्टोरी थी, इफ आई लुक एट आवर प्रोडक्ट्स वर्सेस मार्केट, उससे आपको समझ आ जाएगी क्या नैरेटिव था। तो निफ्टी मानिए वाई कुछ 7-8% अप है। हमारा मार्सलस का टिपिकल फंड, अगर मैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का उदाहरण लूं, मार्सलस का फ्लैगशिप का सीसीपी प्रोडक्ट करीबन 4 या 5% डाउन है। तो मार्केट 8 अप है, सीसीपी 4 या 5 डाउन है। इसकी वजह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मार्केट ने पसंद किया कि वो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स लेगा। लास्ट 12 महीने में कुछ हद तक मेटल्स माइनिंग लेगा, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, और ऐसे स्टॉक्स में मार्सलस का निवेश होता नहीं है। मार्केट की जो कोशिश रही 2022 में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि सस्ता ढूंढो रादर देन क्वालिटी ढूंढो। एंड वी आर परफेक्टली कंफर्टेबल विद दैट। हमको पता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली जब लोग डर जाते हैं, जब इंडिया में लोग डर जाते हैं किसी वजह से, युद्ध की वजह से या राइजिंग रेट्स की वजह से, जब लोग डर जाते हैं तो वो सस्ते की तरफ भागते हैं, और फिर जब डर कम होता है तो वो वापस आते हैं क्वालिटी की तरफ। अब 2023 में कौन सा थीम चलेगा मेरे को पता नहीं है। जहां तक मेरे को दिख रहा है, 3 चीजें साफ साफ जाहिर हो रही है। पहली तो हमारी इकोनॉमी की हालत काफी हेल्दी है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, बारिंग द ब्लू कॉलर अंडर क्लास, जिनके लिए कुछ दिक्कतें अभी भी मेरे ख्याल से चल रही हैं। बारिंग दैट, मोटा मोटी बाकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रहा है।
एंड बहुत सारे मैक्रो आंकड़े हैं जहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है। दूसरी चीज जो दिख रही है कि बैंकिंग सिस्टम की हालत बहुत अच्छी है। बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, बैंक्स उस एक्स्ट्रा कैपिटल से दबा के लेंडिंग की प्रयास में लगे हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ ऊपर जा रहा है और अच्छे बैंक्स के लिए, वेल रन बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए देयरफॉर एक अच्छा माहौल बन गया है। इससे पूरे इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। और तीसरा चीज, जो जो चाइना की जो पिटाई है, वो भयंकर है। स्टॉक मार्केट छोड़ दिए, चाइना की जो इकोनॉमिक पिटाई है, जो जी ने कर दिया उनके इकोनॉमी की हालत, इससे इंडिया को अगले 4 5 10 साल बहुत फायदा रहेगा। इट्स अ वेरी पावरफुल इकोनॉमिक अनरावलिंग। मेरे ख्याल से चाइना डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, पार्टली कोविड की वजह से, पार्टली वेस्ट के साथ एक अग्रेसिव रवैया अपनाने की वजह से। और इससे फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, मोबाइल फोन्स के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसका फायदा आपके दर्शकों को होगा मेरे ख्याल से। सौरभ जी, अब CY23 में जाते जाते एक दो चीज़ और, आई मीन अगर आप CY20 को देखें, आई मीन पोस्ट कोविड 21 22 बहुत सेलिब्रेट अगर आप देखें और एंजॉय किया इसको पूरे एक्सपोर्ट मार्केट, आई मीन लुक एट IT, लुक एट केमिकल, अभी अनुज और मैं कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे। और अब CY23 में जाते जाते अगर आप देखें ये दो स्पेस थोड़े से कमज़ोर हैं, डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, FMCG काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपकी थीम क्या रहेगी, आई मीन CY23 की सर? वीरेंद्र जी, हम वैसे ऑनेस्टली सोचते नहीं, हमारा जो सोच बराबर रहा है कि फोकस करें। पहला तो कंपनी क्लीन हो, मालिक चोरी चपाटा ना कर रहे हो। दूसरा चीज, फोकस करें कि मालिक ने लास्ट 10 15 साल में बखूबी से कैपिटल एलोकेशन किया या नहीं, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि 15 के ऊपर रही या नहीं। पहला काम नॉटीनेस पे चेक करना, दूसरा काम प्रमोटर के अकलमंदी पे चेक करना, और तीसरा काम लास्ट 10 साल में प्रमोटर जी ने एक ऐसी फ्रेंचाइज बनाई क्या जिसमें प्राइसेस, कंपनी की के प्राइसेस मार्केट प्लेस में 10 20 30% ज्यादा हो कंपटीशन के मुकाबले, और फिर भी ग्राहक उसी कंपनी का फैन बन जाए, राइट। इस प्रकार के कंपनीज हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं, उनको लेते रहते हैं। उतना हम सर नहीं खपाते कि थीमेटिक कौन सी लहर है। तो अगर मैं उदाहरण दूं, GMM फॉडलर का उदाहरण लीजिए। हाँ। 4 साल पहले हमको ये कंपनी पहली बार नजर आई, हम फैक्ट्रीज विजिट किए, उनके कस्टमर से बात किए, ऑब्वियसली प्रोफेसर जी से बात किए, और हमको समझ आ गया कि GMM तीनों चीजें टिक करता है, इसलिए बड़ा पोजीशन बनाया और बनाते रहे हैं लास्ट 4 साल में। ओके सौरभ जी, अब इसी पे आते हैं। जैसे कि आपने, अगर आप देखें, सारे मापदंड एक स्टॉक को पिक करने के बताया अभी CY23 के लिए या फिर अगले कुछ समय के लिए। अभी हाल फिलहाल में वो कंपनी जो आप लोगों ने ऐड करी हो, जिस मैनेजमेंट से इंटरेक्शन आपका हुआ हो, और विद दिस डिस्क्लेमर अगर आप इस मंच पे शेयर करना चाहते हो। सॉरी, कोई नई कंपनी हमने ऐड हाँ की? जी, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो एक उदाहरण देता हूँ। करीबन 5 महीने पहले हमने हैदराबाद की एक कंपनी ऐड की, उसका नाम है विजया डायग्नोस्टिक्स। ओके। ये तेलंगाना आंध्रा का स्पेशलिस्ट है इन रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। डॉक्टर लाल पैथ लैब जो हमारे पोर्टफोलियो में कई सालों से है, वो पैथ लैब्स करता है, पैथोलॉजी करता है, माने कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोविड टेस्ट। विजय डायग्नोस्टिक्स इसके ऊपर रेडियोलॉजी भी करता है, मतलब एक्सरेज का पूरा काम भी संभालता है। ये रीजनल लीडर है, तेलंगाना आंध्रा का लीडिंग प्लेयर है, हाईली प्रॉफिटेबल है, फैमिली रन फ्रेंचाइज है, फैमिली का मोटा स्टेक है इसमें, 75% से भी ज्यादा। और हमारे ख्याल से विजय डायग्नोस्टिक्स हमारे तीनों टेस्ट को पास करता है। क्लीन अकाउंट्स, साफ सुथरे अकाउंट्स, समझदारी से एक फैमिली ने इस कंपनी को बनाया है लास्ट 20 25 साल कठोर मेहनत करके। और तीसरा, डोमिनेंट रीजनल फ्रेंचाइज, राइट। अगर हम हैदराबाद में जाते हैं, हमारे एनालिस्ट जब वारंगल जाते हैं, विजयवाड़ा जाते हैं, हमारे एनालिस्ट को साफ दिखता है कि रीजनल मार्केट में इसका एक दबदबा है, एक प्रीमियम प्राइसिंग का माहौल है। द बेस्ट पैथोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट इन दैट स्टेट वर्क फॉर विजया। इसलिए हमने शांति से बड़ा पोजीशन बनाया, और अगर हमको मौके मिलेंगे और बनाते रहेंगे विजय में पोजीशन हम। अच्छा सौरभ जी, एक ये रिलैक्सो क्या आपने अपने कोर पोर्टफोलियो में रखा है या निकाला है उसको? क्योंकि पिछले 1 साल में 25% का डिक्लाइन आया है यहाँ पर, और आपकी होल्डिंग थी इसमें, तो अभी है आपके पोर्टफोलियो में? और अगर है तो आप इस जो डिक्लाइन है उसको कैसे देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि क्लियरली एक के शेप बिहेवियर है मार्केट का, मेट्रो शायद अच्छा कर रहा है, रिलैक्सो शायद खराब कर रहा है। एक आपका व्यू इस पर? देखिए, इसकी तो कोई दो राय है नहीं कि इंडिया में जो ब्लू कॉलर वर्कर है, जो अनस्किल्ड वर्कर है, उसकी जिंदगी में दिक्कतें बड़ी हैं लास्ट 3 4 साल में, एक के बाद एक उसके ऊपर
अलग अलग डिजास्टर्स आते रहे हैं। एंड आप यूनिलीवर के नंबर्स देखिए, अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखिए यूनिलीवर जैसे एक महान फ्रेंचाइज का, वहां पे भी आपको कमजोरी देख सकते हो वॉल्यूम ग्रोथ में। हमारे पोर्टफोलियो में वी मार्ट है जो लोअर एंड पे अपैरल बेचता है, 150-200 रुपए प्रति पीस अपैरल बेचता है, वहां पे भी हमको सेम स्टोरी दिख रही है। अगर हम अमृतांजन देखें जो हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, वहां पे भी हमको सेम स्टोरी दिख रही है। मतलब पेन रिलीफ, मतलब बाम जैसा सेगमेंट जो आप सोचोगे कुछ डिस्क्रेशनरी नहीं है, वहां पे भी कमजोरी दिख रही है। सो रिलैक्सो को भी सेम दिक्कत झेलनी पड़ी है हवाई चप्पल में। रिलैक्सो का सैंडल बिजनेस हमारे अनुमान से काफी अच्छा ग्रो कर रहा है एक्चुअली, बट हवाई चप्पल सेगमेंट में इसको वो सेम दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। अभी हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, मिड कैप पोर्टफोलियोज में रिलैक्सो है। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि किस हद तक जो 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 लो इनकम सेगमेंट की पिटाई है वो किस हद तक रिलैक्सो को आगे इफेक्ट करती है। मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है कि लो इनकम सेगमेंट सडनली उछल पड़ेगी। मेरे को वैसे कुछ ट्रिगर नजर नहीं आ रहे जिससे लो इनकम सेगमेंट को बहुत बेहद राहत मिलेगी। फोकस इस पे है कि मैनेजमेंट किस तरीके से इस दिक्कत के साथ झेलता है। एंड बाय द वे सेम चीज हम वी मार्ट पे भी नजर रख रहे हैं और अमृतांजन पे भी नजर रख रहे हैं कि ये जो दिक्कत आई है मास और लो इनकम कंजम्पशन में, इसके साथ कंपनीज कैसे जूझती है। डी मार्ट नहीं वी मार्ट, जस्ट टू क्लैरिफाई, हमारे पोर्टफोलियो में डी मार्ट नहीं वी फॉर विक्ट्री मार्ट है। कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। डी मार्ट नहीं है, वी मार्ट है। डी मार्ट नहीं है सौरभ जी के पोर्टफोलियो में, वी मार्ट, इसको चेंज कर देंगे। वी मार्ट रिटेल जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। अच्छा सौरभ जी, एक और स्टॉक जिस पर आप पॉजिटिव रहे हैं वो है डिवीज लैब्स, और ये हर साल आपको एक अच्छी करेक्शन देता है और उसमें अगर आप बाय करते हैं तो नॉर्मली आपका पैसा बनता है। तो इस साल की करेक्शन आ गई क्या? कहा सरोज हर साल देता, हर साल नहीं, इस साल आ तो गई, 30% गिर गया इस साल अपने हाई इस से। साल गिरा है, तो इस साल अच्छी करेक्शन आई है। और ऑब्वियसली जैसे आप बोलती हो, भारी बिल्कुल पूरा फायदा उठाया है। और फायदा उठाया क्योंकि काफी आसान है इसको समझना। ये कंपनी की जो पोजीशन है एपीआई में, और एपीआई में जस्ट टू बी क्लियर, ये दुनिया के 6 सबसे बड़े फार्मा कंपनीज के लिए एपीआई बनाता है। कंट्री का लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर है। एंड इसके साथ साथ वो कस्टम सिंथेसिस भी करते हैं, मतलब बिस्पोक बेसिस पे दुनिया के बड़े फार्मा कंपनीज के लिए पूरी की पूरी दवाई बना के उनको देता है। जो डिवीज नहीं करता, जो तो बाकी फार्मा कंपनीज करते हैं, वो डिवीज वेस्टर्न फार्मा को टक्कर नहीं देता फॉर्मुलेशंस में। वो अपने वेस्टर्न मार्केट में जाके अपनी दवाई बेचने की प्रयास नहीं करता। वो एपीआई मतलब कि चूरन बनाता है दवाई का, और इन सम केसेस पूरी की पूरी दवाई बना के विदेशियों को देता है। जैसे कि फाइजर को उसने मॉल्नुपिराविर बना के दिया कोविड के दौरान एट रिकॉर्ड स्पीड। सो स्टॉक 35% मेरे ख्याल से टूटी है लास्ट 12 महीने में, और ऑब्वियसली उसका हमने पूरा फायदा उठाया बिकॉज डिवीज की जो फ्रेंचाइज है उसका इंडिया में कोई इक्वल नहीं है एपी और कस्टम सिंथेसिस में। एंड हमारे ख्याल से इसकी डिमांड रिकवरी आराम से आएगी। इसका जो रेपुटेशन है डिवीज का, फाइजर, नोवार्टिस, ग्लैक्सो इत्यादि के साथ, दूसरे इंडिया में किसी कंपनी का वैसा रेपुटेशन नहीं है। और जैसे जैसे विदेशी कंपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की चेष्टा करेंगे, वो डिवीज के पास आके और सामान ऑर्डर करेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए हमने पोजीशन को रैंप अप किया है जैसे जैसे शेयर्स टूटे हैं 2022 में। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी सभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और आउटलुक को अपने हमारे साथ शेयर किया। आई होप जब अगली मुलाकात होगी इससे भी अच्छी बात होगी। और सर, आपको एडवांस में नए वर्ष की शुभकामनाएं, और 2023 आपके लिए बहुत स्वर्णिम हो, और आपके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें बेहद शानदार रिटर्न्स देखे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।